हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। और पर्यावरण से संबंधित आपका अगला पार्ट है जो कि 18 नवंबर 2018 को ये एग्ज़ाम हुआ था। किसका? उत्तर प्रदेश स्टेट प्राथमिक स्तर का, जो आपका नीचे लिखा हुआ है वही क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, जिसमें ये क्वेश्चन थे आपके पर्यावरण शिक्षा से। वो आपको इस क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए जाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, इनमें से कौन जो है वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य, यास्मीन अबरार। जब ये क्वेश्चन आया था 2018 में, तब कौन थी? रेखा शर्मा थी, जो कि हरियाणा से थी। आप वर्तमान की देख लीजिएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, संसद और राज्यसभा के सभापति। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से वह क्या करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है और संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। कैसे संयुक्त बैठक बुला सकता है संसद की? कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन नंबर 123, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? बताइए किसमें क्या किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि भाग कितने में? भाग 9 में क्या किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, संविधान के भाग 9 में क्या किया गया? अनुच्छेद 243 अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 124, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, या राष्ट्रपति की शक्तियों से, संसद की शक्तियों से? बताइए। ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, शहरी स्थानीय सुशासन से जो है 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। किससे? शहरी स्थानीय सुशासन से। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय सुशासन से है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या हुआ कि शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है 125, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? बताइए कौन सी गैस जो है जिसके घुलने से क्या हो जाता है? वर्षा का पानी क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 के घुलने से क्या हो जाता है? वर्षा का पानी क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। इसके आंसर में देख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है। यह इमारतों तथा स्मारकों को भी क्या करती है? हानि पहुंचाती है। इसके अलावा परतंत्र, मृदा, कृषि पाइपलाइन को भी हानि पहुंचाती है। इसके अलावा परतंत्र, मृदा, कृषि पाइपलाइन के क्षरण भूमिगत जल स्रोत पर भी प्रभाव डालती है। मथुरा तेल शोधन कारखाने से निकलने वाली SO2 गैस ही आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है। यहाँ पर SO2 क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर दिया है 126, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन जो है विचार जो है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, या आयरलैंड? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि इंग्लैंड से क्या किया गया है? विधि का शासन का जो है विचार कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 127 है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन दे रखे हैं, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लोकसभा सचिव। तो बताइए कौन है लोकसभा के चुनावों हेतु अधिसूचना जारी करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग जो है क्या करता है? लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है। लोकसभा के चुनाव हेतु क्या करता है? भारत का निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पर विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का
निर्वाचन आयोग जारी करता है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। कैसा है? स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव कराना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 128, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सार्वजनिक काल कहा जाता है, विशेषाधिकार काल या शून्यकाल, प्रश्नकाल? बताइए। ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि प्रश्नकाल कहा जाता है। तो प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। पहले प्रश्न चलते हैं, फिर शून्यकाल होता है, उसके बाद क्या होता है? सार्वजनिक काल होता है। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे में प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद का पहला घंटा जो है प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं, सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित तथा अन्य सूचना वाले। ठीक है, तो इस प्रकार आपका शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के बाद चलता है। तो ये काल जो है 11 बजे से 12 बजे तक क्या चलता है? आपका प्रश्नकाल। और 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल होता है। उसके बाद 1 बजे के बाद जो है आपका अन्य काल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि वर्षा जल का जमाव और भंडारण जो है वर्षा जल संग्रह होता है। वर्षा जल का जमाव और भंडारण वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। धरती पर पानी का मुख्य स्रोत वर्षा का जल है। वर्षा का जल धरती पर गिरकर विभिन्न रास्ते अपनाता है। वर्षा के जल का कुछ भाग मिट्टी के कणों एवं पेड़ पौधों की जड़ों से चिपककर उनकी वृद्धि में सहायता होता है। भूजल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वर्षा का पानी गड्ढों, तालाबों में एकत्र करना चाहिए। इससे भूजल का पुनर्भरण होता है। क्या होता है? पुनर्भरण होता है। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? बताइए। भारतीय गैंडे जो हैं कहाँ संरक्षित हैं? कौन से पार्क में? कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क या गिर नेशनल पार्क? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसमें भारतीय गैंडे जो कि कहाँ है? असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है। यहाँ पर क्या है? भारतीय गैंडे संरक्षित हैं। तो ऑप्शन हो गया बी। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे को संरक्षित करता है। निम्न में से कौन सा क्रम परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? बताइए। उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता या उत्पादक। इसी प्रकार आपके चारों जो है क्या दे रखे हैं? तंत्र संबंध बताए गए हैं। बताइए कौन सा सही है? क्रम दे रखे हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। सबसे पहले क्या होता है? उत्पादक होता है, किसी भी चीज़ का उत्पादन होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? उसका उपभोक्ता कोई होगा, यानी कि उसको उपभोग करेगा। ठीक है, और उसके बाद अपघटन, यानी कि मृत्यु होगी ना, अपघटन, अपघटक। लास्ट में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति क्या करता है कि कोई भी सब्जी बनाता है, तो सब्जी क्या हो गई? यहाँ पर उत्पादक हो गई। और उपभोक्ता कौन हो गया? मनुष्य हो गया। मनुष्य भी जब मरता है तो उसका अपघटक कौन करता है? छोटे छोटे कीड़े करते हैं, तो वो सभी हो जाते हैं अपघटक। ठीक है, आपके पर्यावरण में मैंने करा रखा है, आप जाके वीडियो देखिए तो उसमें आपको पता पड़ जाएगा। एक एक जो है ये एक तरीके के पिरामिडों में समझाया गया है। यहाँ पर दिया हुआ है परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही क्रम जो है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक है। उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा निरंतर कम हो रही है। यह वृक्षों तथा कुछ जीव जंतुओं की कमी होती संख्या के कारण है। किसके कारण? जो कि मनुष्य क्या कर रहा है कि वृक्ष भी काटता जा रहा है और जीव जंतुओं को भी मारता जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है? उनकी निरंतरता में कमी होती जा रही है। किसमें? उत्पादक और उपभोक्ता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 132 हो जाएगा, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? प्रोपेन, ईथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? बताइए कौन सी है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस वातावरण में उपस्थित रहती है। इसका आंसर विस्तार पूर्वक है।
जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है यह मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित होती है, जो सूर्य से आने वाली लघु विकिरण को जो तो पृथ्वी पर आने देती है, किंतु पृथ्वी से वापस लौटने वाली दीर्घ विकिरण की अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा बनी रहती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि जो वहाँ से सूर्य से जो किरणें आती हैं उनको क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, जो पृथ्वी पर छोड़ देती है और पृथ्वी से वापस जाने नहीं देती है, जिसके कारण क्या होता है? पृथ्वी का वातावरण जो है गर्म रहता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो पृथ्वी क्या हो जाएगी? एकदम बर्फ़ का गोला बन जाएगी। ठीक है? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ऑक्सीजन की मात्रा अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? आदमी जमा हुआ मिलेगा। सुबह देखा आपने कि पढ़ाते पढ़ाते देवराज सर थे, वो तो जम गए। ठीक है? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर ऐसा होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? हमारी पृथ्वी को गर्म रखती है। इस प्रकार समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन, एंथोसाइयानिन या क्लोरोफिल? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण क्या होते हैं? पौधे हरे होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल क्या करता है? बहुत ही आवश्यक है। पौधों की ये जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, केवल वे ही कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाती हैं। ठीक है? इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 134, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं कौन सी हैं? वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल केन का उपयोग या उपरोक्त सभी? बताइए कौन सी जो है मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? डी, यानी कि उपरोक्त सभी क्रियाएं जो हैं जिम्मेदार होंगी। ठीक है? वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल केन का उपयोग करना मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। इन मानवीय गतिविधियों से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी घटनाएं पर्यावरण में घटित होती हैं, जिससे मानव तथा जीव जंतु दोनों प्रभावित होते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन नंबर 135, यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? जेट्रोफा, कैडलटन ट्री या कॉपर लीफ या सर्पगंधा? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि जेट्रोफा जो है यूफोर्बिएसी फैमिली की जो है फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं जेट्रोफा यूफोर्बिएसी फैमिली की फसल है जिससे बायोडीजल उत्पन्न की जाती है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 35% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से क्या कर सकते हैं? कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। कांकीनाडा आंध्र प्रदेश में देश का पहला बायोडीजल क्या किया गया है? कांकीनाडा में आंध्र प्रदेश में क्या किया गया है? देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। ठीक है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 136, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है? जड़ी बूटियों की रानी जो है भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक साइंटिफिक नाम ओसीमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? बताइए 2 तरीके का नाम बता दिए आपको, जड़ी बूटी यों की रानी और ओसीमम सेक्टम। इसका क्या नाम है? वनस्पतिक नाम है। तो कौन सी है इसमें से? तुलसी, रोजमेरी, अजवाइन के फूल या धनिया? तो आंसर हो जाएगा, सबके घर में ज़्यादातर लगी होगी तुलसी। तुलसी जो है क्या हो जाएगा? जड़ी बूटियों की रानी हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं? सुबह उठकर पानी पीकर सब फ्रेश होकर, ठीक है, कुल्ला करके क्या कर रहे हैं? 2 पत्ते आप तुलसी के मुंह में दबा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी जो है जड़ी बूटियों से संबंधित जितने भी रोग होंगे, यानी कि आपके रोग होंगे, उसको कहीं न कहीं से वो प्रभावित करेगी। ठीक है? कहीं न कहीं से वो कम करेगी। ठीक है? तुलसी सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है।
अगला क्वेश्चन नंबर 137, आइए इसको पढ़ लेते हैं। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है? ओसीमम सेक्टम। ओसीमम सेक्टम होता है या टेन्यूफ्लोरम है। इसको सामान्यतः तुलसी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 137 है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, ताज़ा जल या फिर नल का पानी? ऑप्शन हो जाएगा ए, पीने योग्य पानी कहते हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी। पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर कितना है? 0.65% ही पीने योग्य पानी है। कितना? 0.65%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? बताइए। मिथाइल आइसोसाइनेट या नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO गैस के रिसाव के कारण हुई थी। यह एक हानिकारक गैस है जिसका उपयोग कार्बाइड कारखाने में कीटनाशक रसायन के निर्माण में किया जाता है। इस गैस के रिसाव से 2500 व्यक्ति मर गए तथा हजारों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 139 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून या 11 जुलाई को? विश्व पर्यावरण दिवस बताना है आपको। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 5 जून को क्या किया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय भीम था। क्या था? भीम थीम क्या था? माफ कीजिए, पढ़ने में थोड़ी गड़बड़ हो जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, यही थीम थी। क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश भारत था। क्या था? मेजबान भारत देश था। मेजबान कब था? 2018 में था। क्वेश्चन नंबर 140, MS स्वामीनाथन एक हैं, क्या हैं? पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे या फिर परिस्थिति वैज्ञानिक थे या फिर पक्षी वैज्ञानिक थे? बताइए। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि कृषि वैज्ञानिक थे। कौन? MS स्वामीनाथन जो है कृषि वैज्ञानिक थे। MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। कैसा? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब के घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1989 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किससे? पद्म विभूषण से। कब? 1989 में। 1989 में। ठीक है, 1989 में। अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? बताइए। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद या देहरादून? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि देहरादून में क्या है आपकी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में। ऑप्शन हो गया डी। अगला क्वेश्चन 142, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करते हैं हरे पौधे? किसे सोख लेते हैं? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं? सोख लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे जो हैं किस गैस का उपभोग करते हैं? वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, और छोड़ते कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन CO2 को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन गैस क्या कर देते हैं? मुक्त करते हैं, जिसके पर्यावरण शुद्ध बना रहता है। यहाँ पर देखिए रिएक्शन करवाया गया है पूरा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O उसके साथ सनलाइट और क्लोरोफाइल उसके साथ जब क्रिया कराई गई है तो C6H12O6 उस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये 3 चीज़ें निकली हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 143,
अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है बताइए? मृतक बच्ची, मांस बच्ची, शाक बच्ची या रसायन बच्ची? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को जो है मृतक बच्ची कहा जाता है। मृतक बच्ची ऑप्शन हो जाएगा ए। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक बच्ची कहते हैं। यह जीव विषमपोषी प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? विषमपोषी प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि भूतापीय ऊर्जा जो है तप्त भौमजल से प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो तप्त भौमजल से जो है भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पर समझ सकते हैं तप्त भौमजल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा अपारंपरिक नवीनीकृत प्रकार का संसाधन है। इस ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, अतः इसका उपयोग खाना बनाने, बिजली बनाने आदि में किया जाता है। भारत में मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश, पूगा घाटी, लद्दाख, तातापानी झारखंड, खम्मम तेलंगाना में भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसमें? एक हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, झारखंड और तेलंगाना में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं बताइए? 16 घास स्थल पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, विंध्याचल। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पश्चिमी घाट में 16 घास पाए जाते हैं। 16 घास स्थल जो है पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 घास स्थल वनों को उष्ण कटिबंधीय माउंटेन जंगलों के रूप में माना जाता है। इस तरह के घास के मैदान उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। ऊंचाई कहाँ पर है अभी? तो पश्चिम में, यानी कि हिमालय के पास आसपास जो ऊंचाई है, तो यहाँ पर वहाँ पर हो जाएंगे क्या? 16 घास स्थल। ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 146 है, भारत में पेलिकन बच्चे कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापट्टू, कुंथन, कुलम या कोक्कारे, बेलूर या उपरोक्त सभी? बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि भारत में पेलिकन पक्षी जो हैं कहाँ पर? नेलापट्टू और कुंथन कुलम और कोक्कारे बेलूर में क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत में पेलिकन पक्षी नेलापट्टू, कुंथन कुलम और कोक्कारे बेलूर सभी जगह प्रजनन करते हैं। अगला है मीना माता रोग। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिससे अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि पारा सबसे ज़्यादा पाया जाता है जिस मछली में, उससे क्या हो जाता है? मीना माता रोग हो जाता है। ऑप्शन बी, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा यानी कि एच पाया जाता है। इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए, जिसमें हाथ, पैर, मुंह, सूत्र शून्य होना, संवेदन में गड़बड़ी, हाथ पैर की गति में समन्वय का अभाव और फाजिल जैसे लक्षण दिखाई दिए। बहुत से लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हो गई। यह बीमारी पहली बार जापान की मीनामाता खाड़ी के आसपास रहने वालों में देखी गई। इस कारण इसे मीनामाता रोग कहा जाने लगा। क्या नाम दे दिया गया? मीनामाता रोग। तो मीनामाता खाड़ी है एक कहाँ की? जापान की। इतना याद रखना। वहाँ पर जो है सबसे पहले इस बीमारी का क्या हुआ? सबसे पहले मिली। ठीक है, पहली बार जापान में हुई थी, तो इसका नाम क्या कर दिया गया? मीनामाता रोग कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन नंबर 148 है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, भूमध्य रेखा या उपरोक्त में से कोई नहीं? ओजोन परत का जो सबसे ज़्यादा ह्रास हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। कहाँ हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर। ऑप्शन हो जाएगा बी, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के ऊपर क्या किया था? ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ओजोन छिद्र के होने से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें धरातल तक पहुंचकर त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिससे त्वचा केसर
कैंसर से प्रभावित हो जाती है। कैसे हो जाती है? त्वचा जो है कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? त्वचा कैंसर हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 149, इनमें से कौन जो है भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ऐसा कौन व्यक्ति था जो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? एम पतंजलि शास्त्री या मेयर चंद्र महाजन, हीरालाल जे कानिया या फिर ASR दास? ऑप्शन हो जाएगा सी, हीरा लाल जे कानिया जो हैं क्या थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। सर हीरालाल जैकू सुंदास कानिया इनका पूरा नाम है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश 26 जनवरी 1950 को 6 नवंबर 1951 तक रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण घटता, भूगर्भ जल स्तर विलुप्त के करीब जीव या वायु प्रदूषण? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है बताइए। ऑप्शन हो जाएगा सी, विलुप्त के करीब जीव जो है संबंधित है। रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जीव जंतुओं से संबंधित है। रेड डाटा बुक में विश्व के सभी संकटापन्न जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे जंतुओं और अन्य जीवों के लिए अलग रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी कि जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे जंतुओं और अन्य जीवों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक हैं। रेड डाटा बुक IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। इस पुस्तक में क्रांतिक रूप से संकटापन्न जीवों को गुलाबी प्रश्नों पर दर्शाया जाता है और जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है तो उसको हरे प्रश्नों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर अभी तक वीडियो को या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।